हेलो बच्चों आज मैं आपको केमिकल काइनेटिक का पार्ट 5 देने जा रहा हूं। और ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें न्यूमेरिकल की कोई जरूरत नहीं है, ना न्यूमेरिकल में अप्लाई होगा। इसलिए ये पार्ट केवल समझने का है। आप बहुत ध्यान से सुनिए, आपको अपने आप ये लर्न हो जाएगा। इसमें हम दो चीजें पढ़ाएंगे। एक, केमिकल काइनेटिक में व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट, और दूसरा जो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है या किसी भी रिएक्शन की जो हम रेट की स्टडी करते हैं वो रिएक्टेंट के किस चीज पर डिपेंड करती है, उसको समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरी हैं। हमें एक थ्योरी पढ़ना है, कोलिजन थ्योरी। तो यहां दो टॉपिक क्लियर को करना है। फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कैटलिस्ट। रोल ऑफ कैटलिस्ट, रोल ऑफ कैटलिस्ट। सेकंड पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। ये दो हम टॉपिक यहां डिस्कस करेंगे। ये दोनों टॉपिक पूरी थ्योरी है, बस आप सुनिए, आपको समझ में आएगा। इसके बाद ये चैप्टर का आपका जो 12 का बेसिक पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। फिर मैं आपको अगले जो वीडियो दूंगा उसमें मैं आपको थोड़ा बड़े लेंदी वीडियो दूंगा, लेकिन उसमें मैं आईआईटी और नीट की थ्योरी और प्रॉब्लम्स भी कवर करूंगा। तो आप मेरे हर चैप्टर के एक बेसिक जो मैं वीडियो दे रहा हूं चैप्टर वाइज वो देखिएगा, और दूसरा मैं जो कंपटीशन के लिए दे रहा हूं आप वो भी देखिएगा। क्योंकि मैं हर चैप्टर का, जैसे केमिकल काइनेटिक के मैंने आपको 5 वीडियो दिए हैं जो कि 12 के लिए थे, और अब मैं कुछ वीडियो केमिकल काइनेटिक के फिर दूंगा जो कि कंपटीशन के लिए होंगे। इसमें नीट और आईआईटी के कॉन्सेप्ट काफी क्लियर करने की कोशिश की गई है, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो आप देखिए, पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं रोल ऑफ कैटलिस्ट। किसमें रोल? केमिकल काइनेटिक में, यानी किसी रिएक्शन की रेट को, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रोल क्या है कैटलिस्ट का। देखिए, रोल ऑफ कैटलिस्ट। इसको समझाने के लिए मैंने आपसे कहा, मान लीजिए रिएक्टेंट हमारे पास N2 + 3H2 gives 2NH3 है, 2NH3 है। यदि हम N2 और H2 को मिला दें, N2 + 3H2 gives कुछ नहीं। If we combine N2 and H2, ammonia will not form। इसका मतलब है कि इसमें ये दोनों को मिलाने पर रिएक्शन नहीं हो रही है, या फिर ये अमोनिया बन रही है, तो ये वेरी स्लो है। इस रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए हमको कैटलिस्ट को डालना पड़ता है। तो अब आपको बता दें कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है। कैटलिस्ट क्या है तो मैं आपको समझाऊं। पहले, सबसे पहले व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है। कैट इज अ सब्सटेंस which alter the rate of reaction, जो रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर दे विदाउट टेकिंग पार्ट केमिकली।
विदाउट टेकिंग पार्ट केमिकली। मतलब ये केमिकली ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन द अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट विल नॉट कंज्यूम। यानी कि किसी भी रिएक्शन को जब हम करेंगे तो उस रिएक्शन में, जैसे मैंने आपसे कहा N2 + 3H2 में हमने रिएक्शन को करने के लिए यहां Fe कैटलिस्ट डाला और यहां बन गया अमोनिया। Fe before starting the catalyst is Fe is x gram, and after the formation of ammonia the amount of Fe is x. Fe will not consume. It means this is a chemical substance which alter the rate of reaction या start the reaction या फिर रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, बट विदाउट टेकिंग पार्ट इट विल नॉट कंज्यूम। यानी कि जो हम सामान डालें रिएक्शन में और रिएक्शन के बाद वो सामान वैसे ही मिल जाए, लेकिन उस सामान के प्रेजेंस से रिएक्शन की स्पीड में चेंज आए, तो वो सामान जब खर्च नहीं हुआ तो इट विल नॉट टेकिंग पार्ट इन केमिकली। मतलब वो केमिकली पार्टिसिपेट में नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ रेट को तो इंक्रीज कर रही है, यानी कि ताकत तो दे रही है इसको अमोनिया बनाने की, बट खर्च नहीं हो रही है। तो ताकत मतलब एनर्जी। इसका मतलब कैटलिस्ट वो सामान है जो किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, लेकिन कैटलिस्ट खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका मतलब कैटलिस्ट का रोल है रिएक्टेंट को एक एनर्जी देने में। अब इस एनर्जी को देने के लिए, हर रिएक्शन को करने के लिए वी हैव टू रिक्वायर्ड ए एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक रिएक्शन है, यदि हमने आपसे कह दिया कि ये दो रिएक्टेंट तब मिलेंगे जब यहां पर उस समय कम से कम इतनी एनर्जी होगी। रिएक्शन के समय जितनी एनर्जी होती है, जितनी एनर्जी होती है रिएक्शन के समय टोटल, वो कहलाती है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी एनर्जी इस समय रिएक्शन में है होने के लिए वो कहलाएगी थ्रेशहोल्ड एनर्जी। लेकिन रिएक्टेंट की खुद की कुछ एनर्जी होती है और उसको करने के लिए हमें देनी पड़ती है। तो रिएक्शन की एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी हटा दें किसी भी रिएक्शन की एनर्जी में से, तो जो एनर्जी बच जाती है उसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, किसी भी रिएक्टेंट को जितनी एनर्जी चाहिए है, खुद को तो थी, इसके पास कुछ एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी से रिएक्शन नहीं हो रहा। अब इसमें जो एनर्जी है वो हमने कहा ER, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसमें मैंने एक एनर्जी और दे दी, उसको कहते हैं EA, एक्टिवेशन एनर्जी। जब ये दोनों एनर्जी मिला देंगे तो ET कहलाएगी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। इसका मतलब है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को जो एनर्जी चाहिए काहे के लिए, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। या फिर ऐसा बोले कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, यानी कि टोटल एनर्जी चाहिए रिएक्शन के लिए वो है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। लेकिन जो रिएक्टेंट में है तो रिएक्टेंट को जितनी चाहिए स्टार्ट करने के लिए वो है एक्टिवेशन एनर्जी। फिर से सुनिए बेटा, बड़ा कंफ्यूजन होता है, कहते क्या बोल रहा है, कभी कहते रिएक्शन को स्टार्ट करने में वही एक्टिवेशन और रिएक्शन को चाहिए भी एक्टिवेशन है, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशहोल्ड एनर्जी में क्या फर्क है। फिर से सुनो ध्यान से, इस बात को समझने के लिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये हाइट है एनर्जी, क्या हाइट है ये E, किसी भी ये हाइट, ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये लाइन जो है, जो y एक्सिस है, ये किसी भी एनर्जी को दिखाती है। अब देखिए ये जो लाइन है ये दिखाती है रिएक्शन हो रहा है, यानी कि प्रोपोगेशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के प्रोपोगेशन को दिखाती है कि प्रोपोगेशन मतलब रिएक्शन चल रहा है। अब सुनो, ये वो पॉइंट है जहां रिएक्टेंट है। यदि ये थोड़ा सा भी आगे चल गया तो ये वो लाइन है जो प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, यानी कि दिस लाइन शो रिएक्शन इज गोइंग, रिएक्शन जा रहा है।
कहां से? रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो ये लाइन इस डायरेक्शन में ये बताती है कि यदि ए आर पी में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ये लाइन बताती है प्रोपोगेशन ऑफ रिएक्शन। अब ये रिएक्शन यहां ये है एनर्जी जीरो, यहां तो एनर्जी जीरो है, तो यहां रिएक्टेंट यदि है भी तो रिएक्शन नहीं होगा। जब एनर्जी नहीं होगी तो रिएक्शन कहां से होगा? क्योंकि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने में एनर्जी चाहिए। आप सुनो, अब जब हमने रिएक्टेंट मिलाया, हमने आपसे कहा कि रिएक्टेंट N2 और H2 है, तो यहां पर जो एनर्जी है इसका नाम रखा मैंने ER। ER क्या है? ये एनर्जी है रिएक्टेंट की। किसकी एनर्जी है? रिएक्टेंट की। मतलब जो R है उसके पास इतनी एनर्जी है, जो रिएक्टेंट है ये इसके पास एनर्जी, मान लीजिए मैं आपको सपोज करता हूं कि इसके पास एनर्जी E1 है। किसके पास? रिएक्टेंट के पास। लेकिन इस अमोनिया बनने के लिए हमको इतनी हाइट, अब हमें एनर्जी चाहिए। अमोनिया को फॉर्म करने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए, ये E टोटल एनर्जी, यानी कि जीरो से कितनी एनर्जी चाहिए? वो हमारा एनर्जी E होगी। किसी भी रिएक्शन को जीरो से जितनी एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं हम थ्रेशोल्ड, TH, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। बड़ी इंपॉर्टेंट। अब सुनो, यहां से लेके यहां तक की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, लेकिन हमारे पास रिएक्टेंट में इतनी एनर्जी है, तो अब इतनी बची ना, यहां से लेके यहां तक की एनर्जी। अब देखो रिएक्टेंट में इतनी एनर्जी थी और हमें इतनी चाहिए, जितनी चाहिए है वो कहलाती है E। आई समझ आपको? जैसे मैंने आपसे कहा यहां से लेके यहां तक थ्रेशोल्ड एनर्जी समझाने के लिए 25 जूल है। कितनी है? 25 जूल। और रिएक्टेंट में एनर्जी 5 जूल है। तो आप बताओ, रिएक्टेंट में एनर्जी 5 जूल है और टोटल एनर्जी कितनी चाहिए? 25 चाहिए। तो बताओ कितनी कम बची? अब हम इस रिएक्शन को करने के लिए हमको रिएक्टेंट में एनर्जी इतनी उठानी पड़ेगी, इतनी देनी पड़ेगी। तो 5 तो थी, इतनी और देनी, यानी 20 जूल रिक्वायर्ड है। अब जितनी थी उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है? 20, यानी कि जितनी एनर्जी, यानी कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज 20। किसको? टू रिएक्टेंट। काय के लिए? टू स्टार्ट द रिएक्शन। यानी कि सुनो, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एनर्जी काय के लिए? फॉर टू रिएक्टेंट। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से जो चाहिए है, काय के लिए? टू स्टार्ट द रिएक्शन, रिएक्शन को चालू करने के लिए। अब रिएक्टेंट में कितनी चाहिए? रिएक्टेंट हैज 5 एनर्जी एंड टोटल जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी 25। तो यहां तक आएगी तब रिएक्शन होगा, तो 5 तो है ही है। जो चाहिए है वो एक्टिवेशन, यानी कि अभी इसके पास 5 एनर्जी है, इस पेन के पास 5 एनर्जी है। इस पेन से यदि कुछ लिखना है तो हमें 25 एनर्जी चाहिए, यानी कि 5 तो है, 20 और डालनी पड़ेगी, 20। हमको 20 और डालनी पड़ेगी। तो जो 20 हमें देनी है वो हमें, ये तो है 5, तो 0 है मतलब, यानी 5 मतलब अभी काम नहीं कर रहा। अब हमने इसको खोला और इससे ये बनाना शुरू कर दिया, स्टार्ट हो गया। तो खोल के बनाने में एनर्जी करी 20, तो 20 एनर्जी है, उससे काम हुआ, वो कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जो रिएक्टेंट को चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी रिएक्टेंट की है जो रिएक्शन स्टार्ट करती है। कितना फर्क है? बहुत फर्क है। रिएक्टेंट के बाद जो एनर्जी चाहिए वो ये है, और टोटल जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की एनर्जी और ये को जोड़ देंगे तो ET हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो बेटा, देखिए अब इसके पास एनर्जी 5 है। अब ये रिएक्टेंट यदि कूद के प्रोडक्ट पे जाएगा तो ये तब जाएगा जब ये हाइट इतनी तय कर लेगा। जैसे यहां जाएगा लुढ़क के खट से यहां गिर जाएगा। इसका तो सुनो क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा ये एक पहाड़ है। क्या है? ये एक पहाड़ है।
ये कुछ लोग, ये रिएक्टेंट है, इधर चलना स्टार्ट करते हैं। जिनके पास यहां तक पहुंचने की ताकत है वो लुढ़क के इधर आ जाएंगे, यानी कि जिनके पास इतनी एनर्जी है, यहां तक आने की ताकत है, दे रीच फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड एंड क्रॉस द माउंटेन, और पहाड़ को पार कर लेंगे। यानी पहाड़ मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी चाहिए इसको पार करने के लिए, और उसको हम यहां, यानी कि ये वो पॉइंट है यहां से यहां तक जो ये है, लेकिन ये प्लस यदि ये जोड़ दें तो टोटल ये ईटी है, यानी ईटीएच है, थ्रेशोल्ड टोटल होती है यहां से यहां से यहां तक थ्रेशोल्ड है, और रिएक्टेंट को जो चाहिए वो ई है। तो रिएक्टेंट को जो एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन को, वो ई कहलाती है, और टोटल रिएक्शन में जो होती है वो प्रति थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हमने आपसे कहा, मान लीजिए यहां पर 25 एनर्जी चाहिए, इसके पास 5 थी, ऊपर तक 25 चाहिए, तो इसको 20 रिक्वायर्ड है। कितनी रिक्वायर्ड है? 20। जिस मॉलिक्यूल्स के पास 20 होगा वो कूद के खटाक से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यदि किसी रिएक्टेंट के पास एनर्जी 10 है तो इसका मतलब ये 5 और ये 5, तो वो रिएक्टेंट इधर आएगा और टकरा के नीचे गिर जाएगा। इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये रिएक्टेंट के खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सबके पास एनर्जी है, जिसकी एनर्जी यहां होगी वो यहां जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी वो यहीं वापस रह जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन तभी होगा जब एनर्जी ईए हम सप्लाई करेंगे, यानी कि जब रिएक्टेंट मिलेंगे तो उनके बीच में ईए एनर्जी होगी, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। ये है, कई बार हमने देखा है, मैंने आपसे बोला कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया N2, और यहां सब किताबों में लिखा अमोनिया, मैंने लिख दिया अमोनिया विल नॉट फॉर्म, क्योंकि यहां जो N2 और H2 है उसकी एनर्जी इतनी नहीं है, उसकी एनर्जी से कम है। ये सब N2 कूद के यहां गए, ये सब H2 कूद के यहां गए, लेकिन कोई भी उधर नहीं पहुंच पाया, अमोनिया फॉर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर जो एनर्जी है रिएक्टेंट की वो इतनी है, तो वो यहां तक तो आ सकती है, थोड़ी ज्यादा भी आ सकती है, लेकिन ऊपर नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन यदि हम रिएक्टेंट की एनर्जी में इतनी जोड़ दें, तो रिएक्टेंट की एनर्जी में यदि हम ये जोड़ दें तो इन दोनों वैल्यू से ये मिलके जंप कर जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा, ये जो है ER 5 फीट तक तो खुद कूद सकता है, लेकिन चाहिए है 30-25 फीट, तो 20 फीट कूदने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाएगी EA। टोटल एनर्जी 25 चाहिए रिएक्शन के लिए, एक्टिवेशन 20 और खुद की 5। ये फर्क है। टोटल जो एनर्जी है रिएक्शन में वो कहलाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो रिक्वायर्ड एनर्जी है रिएक्टेंट के लिए वो कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। इसलिए रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्शन। यानी कि यदि एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाए कहीं से, या तो खुद इनमें पैदा हो जाए या हम इनको सप्लाई कर दें। अब एक काम सुनिए, कई बार क्या होता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी नहीं हो पाती तो ये प्रोडक्ट नहीं बन पाता है। तो इसको दूसरा तरीका है, यदि पहाड़ हमारा ऊंचा है तो हम एक काम कर सकते हैं, यदि ये यहां कूद रहे हैं तो इस पहाड़ में यहां छेद कर दें, तो ये जंप करके यहां से निकल जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मतलब है कि इस पहाड़ की हाइट यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को हम कम कर दें। क्या कर दें? कम। यदि किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को हम कम कर देंगे तो फिर वो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। अमोनिया के फॉर्म में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, जो कि N2 और H2 के मिलने के समय वहां पर नहीं है। सो वी हैव टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। एंड हाउ टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी? बाय एडिंग कैटलिस्ट। By adding catalyst. And what is the role of catalyst? The role of catalyst is to decrease the activation energy of a reaction. यदि कोई रिएक्शन काम कर रहा है और उसको रिएक्शन को प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनने के लिए 30 किलो जूल की एनर्जी चाहिए, लेकिन उसके पास वो एनर्जी नहीं है,
तो उसकी एनर्जी हम कम करें, एक्टिवेशन को हम कम करने के लिए उसमें हम कैटलिस्ट डाल देंगे। तो कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगी। हाउ टू डिक्रीज? बाय चेंज द पाथ, रास्ते को बदल के। जैसे हमने आपको अभी हाल समझाया कि ये जो पाथ है इसकी हाइट ज्यादा है, ये मुश्किल रास्ता है, तो कैटलिस्ट ने एक रास्ता बना दिया कि भाई तुमको यहां आना है ना, यहां तो यहां नहीं आ पा रहे तो चलो ये शॉर्टकट से आ जाओ, तो यहां पर डाल दिया। तो इतनी जो एनर्जी जो कम करा दी, किसने कराई? वो कैटलिस्ट ने। यानी कि ये जो रास्ता है ये है विदाउट कैटलिस्ट, तो ये जो रास्ता है ये है विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट ये जो रास्ता है वो विथ कैटलिस्ट। विथ कैटलिस्ट इसका मतलब है, आप समझो व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का रोल है किसी रिएक्शन में यदि हम कैटलिस्ट डाल देंगे तो जो हमने आपसे कहा 100 थे तो 100 में से 10 प्रोडक्ट बने और 90 लौट आए। अब 90 क्यों लौट आए? क्योंकि 90 की एनर्जी यहीं तक है, तो हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो 100 तो जा ही रहते, अब 90 भी जाने लगे तो अमोनिया और बनने लगी, 2 रास्ते हो गए। इसका मतलब कैटलिस्ट रास्ते देती है। रास्ते कैसे देती है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक रिएक्शन का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड। यदि कोई रिएक्शन है और वो स्लो हो रहा है, यानी कि 100 मोल है 10 ही जा रहा है, तो 10% हो रहा ना, 90 बेकार हो गया। क्यों हो रहा? क्योंकि जो 90 मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए इतनी एनर्जी नहीं है, क्योंकि जो उनका जो एवरेज एनर्जी है वो एक्टिवेशन से कम है, वो इतनी नहीं है। तो कैटलिस्ट क्या करेगा? इसको कम कर देगा। तो यानी कि 10 यहां से जा रहा था तो कैटलिस्ट डाल दिया तो बाकी 90 और 70 यहां जाने लगा तो अमाउंट बढ़ गया। ये है रोल ऑफ कैटलिस्ट। और इस कैटलिस्ट के ग्राफ को फिर से समझिए कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और आपको क्लियर होना चाहिए। ये देखिए, ये यहां से लेके यहां तक ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी किसी रिएक्शन को करने की। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। ये यदि रिएक्टेंट यहां से यहां तक जाता है तो इट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। कैसे? विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट, क्योंकि ये तो जो है ये जो हाइट है ये यहां कहलाएगी ER, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहां से रिएक्टेंट ने इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास और है रिएक्शन के समय, जिसको कहते हैं EA। यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तो ऊपर से नीचे ये टोटल एनर्जी कहलाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये रिएक्टेंट पे थी और ये जब मिले वो तब आ गई। यदि आ गई तो पूरा के पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यदि ये रिएक्शन स्लो हो रहा है तो हमें फास्ट करना है। क्यों स्लो हो रहा है? कि रिएक्शन में हमारा बहुत कम, वेरी लेस अमाउंट यहां तक पहुंचा, EA तक पहुंचा। तो EA की वैल्यू कम करने के लिए हम क्या डालेंगे? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालेंगे तो जो जंप ये यहां कर रहा था ये यहां एनर्जी कम हो जाएगी, तो यही रिएक्टेंट ये यहां से आएगा और फिर ये इस तरह चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये कि ये हो गया, अब प्रोडक्ट बन गया। ये प्रोडक्ट बना, पहले भी बना और अब भी बना। पहले कम अमाउंट में बना, अब ज्यादा अमाउंट में बन गया। लेकिन ये क्या हुआ? ये था विदाउट कैटलिस्ट, ये है विथ कैटलिस्ट। ये रोल हो गया हमारा कैटलिस्ट का। और इसमें एक समझ आई, ये क्या समझ आया आपको? एंथैल्पी, वो एनर्जी कौन सी? TH थ्रेशोल्ड इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस रिएक्टिंग की एनर्जी। इसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है
थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि पूरी एनर्जी में से इसको माइनस कर देंगे, जो बचेगी वही कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। ये आज आपको क्लियर होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये रोल हो गया। तो पहला हमारा डिस्कस हो गया। सेकंड है हमारा कोलिजन थ्योरी। सेकंड है हमारा कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन मतलब टक्करों की थ्योरी। देखिए आपको हम बताएं, मैंने आपसे कहा A प्लस B2, किस आंसर आया AB2, आंसर आया AB2। अब आपको मालूम है ये A ऐसा है और मान लीजिए B ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक A से दो B मिलके AB2 बन गया। अब लेकिन टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत सारे A पड़े हैं और बहुत सारे B पड़े हैं। बेटा जब इनके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण ये एक दूसरे पे कोलाइड करते हैं, टक्कर करते हैं। जैसे हम आपसे कह रहे हैं एक कमरे के अंदर बहुत सारी गैस भरी है तो वो आपस में टकराएंगे, लेकिन इनकी आंखें तो होती नहीं है। ये आंखें तो है नहीं है कि ये बी सोचेगा कि हम ए से टकराएंगे। हो सकता कि यदि टेस्ट ट्यूब के अंदर ए है तो हो सकता ए और ए भी टकरा सकती है, हो सकता बी और बी भी टकरा सकती है, हो सकता ए और बी भी टकरा सकती है। लेकिन बेटा जब ए और बी टकराएगी तो ए और बी बनेगा, लेकिन जब बी और बी टकराएगी तो हर बार B2 बन जाएगा। जब ए और ए टकराएगी तो A2 बन जाएगा, लेकिन जब ए और बी टकराएगी तो ए और बी बनेगा। फिर दोबारा से यदि ए और ए में यदि ए टकराएगा तो आंसर फिर नहीं आएगा, लेकिन ए और बी में यदि बी इस साइड से टकराएगा तो फिर ए बी और बी बन जाएगा, आंसर आएगा। इसका मतलब है जो रिएक्टेंट हैं दे कोलाइड ईच अदर, वो एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। टक्कर मारने से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है। तो जो कोलिजन है वो दो तरह का कोलिजन है, एक वो जिससे प्रोडक्ट बन सकता है, एक वो जिससे प्रोडक्ट टक्कर तो होगी लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, एक इफेक्टिव कोलिजन, एक नॉन इफेक्टिव कोलिजन। तो आप देखिए टक्कर जो है दो तरह की होती है, reacting molecules collide, one and another, एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। there are two types of collision, मतलब जो टक्कर होती है वो दो तरह की होती है, एक परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट। एक परफेक्ट होती है, परफेक्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट फॉर्म। इम्परफेक्ट में प्रोडक्ट नॉट फॉर्म, यानी टक्कर तो हो रही है लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, आपने एक बाद में आप पढ़ोगे SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ोगे बड़ी क्लास में, वो आप अभी पढ़ेंगे लेकिन ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, आपने 11 में पढ़ा भी होगा। जैसे मैंने आपसे कहा C1 और ये यहां पर है Cl, इसमें डाला हमने OH नेगेटिव यानी कि बेस KOH, ये होता है पार्शियली नेगेटिव, ये होता है पार्शियली पॉजिटिव। देखिए पहला कोलिजन ये और दूसरा कोलिजन ये OH नेगेटिव यदि यहां आ गया तो क्या होगा? C H1 H2 H3 Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव,
अब आप बताओ ये दोनों आपस में जब आएंगे आमने सामने तो क्या होगा, दे विल रिपेल ईच अदर, और हमारा कहलाएगा इम्परफेक्ट कोलिजन। तो यानी कि प्रोडक्ट नॉट फॉर्म, क्योंकि ये हुआ इम्परफेक्ट कोलिजन। कौन सा है, इम्परफेक्ट कोलिजन, यानी कि सही कोलिजन नहीं है। सिंपल सी बात है, जब हमने आपसे कहा कि ए और बी को मिला के, ए और बी को मिला के ए बी बनाना है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर खूब सारे ए हैं और खूब सारे बी हैं, तो हो सकता बी और बी मिल जाए, हो सकता ए और ए मिल जाए, हो सकता ए और बी मिल जाए। जब ए और ए मिलेगा तो ए बी नहीं बनेगा, बी और बी मिलेगा तो ए बी बनेगा, ए और बी मिलेगा, यानी 3 तरह की टक्कर है। इस कमरे के अंदर 50 ए है, 50 बी है, तो क्या होगा, हमने गर्म किया तो अब ए और बी भागेंगे। तो पहला केस हो सकता है ए एंड ए कोलाइड, आंसर विल नॉट, आंसर नहीं आएगा। बी एंड बी कोलाइड, प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म, क्योंकि प्रोडक्ट इज ए बी, एंड ए एंड बी कोलाइड, प्रोडक्ट विल फॉर्म। यानी कि 2 कोलिजन फालतू हो रहे हैं, यानी कि वो परफेक्ट नहीं है, वो इम्परफेक्ट है। एक परफेक्ट, वो एक परफेक्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ ये इम्परफेक्ट कोलिजन हुआ। अब परफेक्ट कैसे हुआ, यदि ये घूम के यहां से आ जाए तो C1 2 3, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव था और ये OH नेगेटिव था, जो जुड़ गया दोनों, और ये हमारा Cl बाहर निकल गया। तो ये कैसा है, ये हमारा परफेक्ट है। यानी कि परफेक्ट को हम कहते प्रॉपर और इम्परफेक्ट को कहते इम्प्रॉपर, यानी कि 2 तरह का कोलिजन हो गया इस थ्योरी में। पहली बात ये हो गई, यानी कोलिजन थ्योरी में सबसे पहले रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ प्रॉपर कोलिजन, इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं। पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट पॉइंट। कोलिजन थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर कोलिजन। सेकंड, भाई हो सकता ए और बी टकरा के हमें ए और बी दे दे, तो ये प्रॉपर तो हुआ, क्या हुआ, कोलिजन। टक्कर तो प्रॉपर है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मैं एक मिट्टी की बॉल लूं, पानी में उसको घोल के, उसका पल्प बना के और खींच के बोर्ड पे मारूं, तो हो सकता कोई व्यक्ति खींच के मारे तो ये चिपक जाए, हो सकता कोई खींच के मारे टकरा के वो नीचे गिर जाए, ना टकराए। तो हो सकता ए और बी टकराएं और चिपक जाए, और हो सकता ए और बी टकराएं लेकिन टकराने के बाद ए अलग चली जाए और बी जुड़े ना। तो इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर कोलिजन हैं, लेकिन उसके बाद भी इसमें प्रोडक्ट बन रहा, इसमें प्रोडक्ट नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, इन दोनों के समय जब टक्कर हुई तो वहां जो एनर्जी है E वो बन गई, और जो यहां पर E है वो फॉर्म नहीं हो पाई। इसका मतलब टक्कर तो हो, कोलिजन विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी भी चाहिए, यानी कि थ्रेशोल्ड के बाद जो एनर्जी बची है, किसी भी रिएक्टेंट में एनर्जी बच गई और रिएक्टेंट के बाद जो इसे ई कहते हैं, यदि वो और सप्लाई कर दी जाए तो फिर वो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये वो एनर्जी है जिसमें एनर्जी है तो लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन रहा, ये वो एनर्जी है जिसमें प्रोडक्ट बन गया। इसको कहते हैं एनर्जी बैरियर। क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो पहला हो गया ओरिएंटेशन या कोलिजन, सेकंड है एनर्जी बैरियर, सेकंड है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर क्या होता है, मैंने आपसे कहा ये एक ग्राफ में देखो बेटा, एक रिएक्टेंट ये है, दूसरे ग्राफ में एक रिएक्टेंट ये है, इसमें एनर्जी इतनी है और ये प्रोडक्ट बन गया, इसमें एनर्जी इतनी है और ये प्रोडक्ट नहीं बन पाया। इसका मतलब है इसको बनाने के लिए यहां ये एनर्जी है, लेकिन इसको बनाने के लिए यहां तक की ये एनर्जी नहीं है। या तो कैटेलिस्ट डालना पड़ेगा
या एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही जो एनर्जी चाहिए और है नहीं है वो कहलाती है एनर्जी बैरियर। ये कहां से आती है? इट कम्स फ्रॉम कैटलिस्ट, जो कि हम पहले पढ़ चुके। जब कोई रिएक्शन नहीं होता है या स्लो होता है तो उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए बैरियर को पार करना पड़ता है, और बैरियर को पार करने के लिए एनर्जी नहीं बढ़ाई जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट डाल के कम की जाती है। तो ये सेकंड हो गया एनर्जी बैरियर। या तो एनर्जी चाहिए ई जितनी चाहिए रिक्वायरमेंट है उतनी होनी चाहिए, वो बैरियर है। यदि उससे कम है तो बैरियर का काम करेगी। लेकिन यदि मान लो कैटलिस्ट डाल दिया तो एनर्जी बैरियर छोटा हो जाएगा और रिएक्टेंट काम करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये कोलोन थ्योरी के 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड एक चीज और पे डिपेंड करती है, उसको कहते हैं देखिए जैसे एक ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम है यूनिट वॉल्यूम। कितना है? मतलब 1 वॉल्यूम है। 1 यूनिट वॉल्यूम में इसके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं और वो टकरा रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कोलिजन, यानी कि कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये हम जनरली Z से या F से रिप्रेजेंट करते हैं। F पर भी डिपेंड करता है क्या चीज? हमारा कोलिजन थ्योरी में 3 पॉइंट्स हो गए। एक तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर वॉल्यूम, इसको कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नंबर 2 प्रॉपर कोलिजन। नंबर 1 हमने पढ़ा था कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट यानी कि एनर्जी बैरियर, ये तीनों चीजों को मिला के हम कहते हैं कोलिजन थ्योरी। तो इस तरह आपकी कोलिजन थ्योरी और रोल ऑफ कैटलिस्ट हो गया और आपकी ये थ्योरी पूरी खत्म हो गई है। बच्चों मैं आपको अब जो है अभी मैंने आपको बड़ा सिंपल लैंग्वेज में 12th लेवल का सिलेबस तैयार कराया है। आप पहले मेरे ये हर चैप्टर के वॉल्यूम देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जब आपको इसमें मजा आने लगे तो मैं आपको बहुत जल्दी नीट का और जेईई के दोबारा से वीडियो दूंगा, जो कि बड़े वीडियो होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है अभी आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है लंबे पढ़ने की। 25-30 मिनट इज एनफ टाइम। आपके लिए 25 से 30 मिनट बहुत ज्यादा टाइम है, काफी टाइम है, तो आप उतना ही पढ़िए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पढ़ते पढ़ते आप यूज्ड टू हो जाएंगे, आपको मजा आने लगेगा, आपकी ट्रेनिंग हमारी ट्रेनिंग से मैच कर जाएगी। जिन बच्चों को मजा आने लगे वो हमारे जो वीडियो आने वाले हैं जिसमें हमने नीट और IIT कवर किया है, इसमें हमने ज्यादा ग्राफिकल मेथड्स नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन में ग्राफिकल मेथड बहुत आते हैं, हम वो सब उसमें कवर करेंगे। और एन अवस्थी की किताब की प्रॉब्लम और अरहन की जो 20 इयर्स होते नीट के और जेईई के, उसकी प्रॉब्लम्स हम आपको सॉल्व करके दिया करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो नीट और IIT की, आप व्हाट्सएप में डालिएगा, हम आपकी हफ्ते भर की प्रॉब्लम को इकट्ठा संडे के संडे 1 या 2 दिन में पूरा के पूरा डिस्कस करके पूरा सोल्यूशन सिंपल लैंग्वेज में आपको देंगे। आप साथ में रोज पढ़िएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जो है एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो बेटा आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा। थैंक यू बेटा।